नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट। और ये टॉपिक दोस्तों आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत। आखिर ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं और क्या होती है ऊर्जा, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा। बस बहुत ही कुछ समय मैं आपका लेना चाहता हूँ और देखिएगा कुछ समय में आप सीखेंगे कि हाँ सर बहुत ही अच्छा आपने पढ़ाया। दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का, और ये आपका यूसी नेट का। दोस्तों ये आपका नंबर दिया गया है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं ऊर्जा की। आखिर ऊर्जा होती क्या है? सर्वप्रथम हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा बताओ ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताएंगे सर किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी कार्यकर्ता की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है, क्योंकि उससे एक पहिए का घुमाया जा सकता है, जिससे कि बिजली पैदा की जा सकती है। यानी कोई भी कार्य करता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। जो एनर्जी होती है दोस्तों, बिना एनर्जी के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। ये बताया गया कि आपके जल में यानी वाटर में भी एनर्जी होती है, क्योंकि जब वो जल गिरता है ऊपर से तो वो एक पंखे को भी चला सकता है दोस्तों। और वो उससे क्या उत्पन्न होता है? पानी, यानी बिजली उत्पन्न होती है दोस्तों। उससे क्या उत्पन्न होती है? बिजली उत्पन्न होती है। और दोस्तों बिना एनर्जी के हम क्या कोई कार्य कर सकते हैं? कभी नहीं, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कोई भी इस संसार में दोस्तों, चाहे वो पौधा हुआ, चाहे वो प्राणी हुआ, चाहे जीव जंतु हुए, चाहे कोई भी हुआ दोस्तों, सभी को एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और बिना ऊर्जा के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऊर्जा, जैसे आप जानते हैं कि सूर्य से पौधों को ऊर्जा मिलती है। सूर्य से किसको ऊर्जा मिलती है? पौधों को ऊर्जा मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे किसकी से करते हैं? सूर्य की रोशनी से करते हैं, सूर्य के प्रकाश से करते हैं। सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं। और पौधों पे कौन डिपेंड करते हैं? पौधों पे डिपेंड होते हैं जीव जंतु, हम लोग। हम पौधों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों। यानी ऊर्जा रूपांतरित होती रहती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा दोस्तों क्या होती है? स्थानांतरित होती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में स्थानांतरित होती रहती है। तो ये चीज है। नेक्स्ट दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात की जाए तो ऊर्जा अलग अलग रूप में हमारे चारों ओर पाई जाती है दोस्तों। ऊर्जा हमारे चारों ओर पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए दोस्तों तो चारों तरफ हमारी ऊर्जा पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश, वायु, जल, जीवाश्म ईंधन, भोज्य पदार्थ तथा पेड़ पौधों में भी ऊर्जा संचित होती रहती है। ऊर्जा हम दोस्तों, आप तो जानते हैं, सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का स्रोत हमारी पृथ्वी पे सबसे अधिक कौन है, तो कौन माना जाएगा दोस्तों? सूर्य को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? सूर्य को माना जाएगा। और दोस्तों वायु हो गया, जल हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गए दोस्तों जैसे कि जीवाश्म ईंधन इन द सेंस, अगर हमारी दोस्तों कोई भी मोटर कार है, गाड़ियां हैं, बस हैं, ट्रेन हैं, इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के ये नहीं चल सकती। क्या संभव है बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, बिना कोयले के क्या कोई ये गाड़ियां चल सकती हैं दोस्तों? नहीं, इन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के ये नहीं चल सकती। तो उसी तरह से जिस प्रकार से एक मनुष्य को भी ऊर्जा चाहिए, हमें ऊर्जा क्या चाहिए? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं अन्य, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों वही चीज है, इनका अन्य क्या है? गाड़ियों का ये अन्य होता है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये गाड़ियों का अन्य होता है कि उससे ही उनको एनर्जी मिलती है। तो ये जो ऊर्जा होती है हमारे चारों ओर पाई जाती है दोस्तों। क्या होती है? चारों ओर पाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता आपको समझ में आ गया कि ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा की क्या परिभाषा होती है। इन सब सारी चीजों के बारे में आप जान होंगे। अब आइए जानते हैं ऊर्जा के प्रकार के बारे में दोस्तों। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो माना गया कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों।
रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोस्तों, ये दो प्रकार की ऊर्जा होती है। और सर आखिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, कि नवीकरणीय एनर्जी क्या होती है और अनवीकरणीय एनर्जी क्या होती है, जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नवीकरणीय एनर्जी वह एनर्जी जिसे कि नवीकरणीय एनर्जी होती है क्या, सौर विकिरण, गिरते या बहते हुए जल, वायु शक्ति, समुद्री लहरें। और अनवीकरणीय क्या होते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए एकदम संक्षेप से आपको पढ़ाते हैं। पहले डिफिनेशन बताते हैं नवीकरणीय की, रिन्यूएबल एनर्जी की दोस्तों, यानी प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, वह अनवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीकरण करने की क्षमता या सामर्थ्य रखते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। जो पुनः उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जंगल हो गया, इत्यादि को शामिल करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। क्या होते हैं, ये कभी नहीं समाप्त होने वाले जाते हैं। आप कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। किसे? प्राकृतिक संसाधन को ही क्या कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। बहुत सरल भाषा में, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, और दोस्तों मिट्टी हो गया, जंगल हो गया, इनसे हम क्या ऊर्जा हमें नहीं मिलती, इनसे ऊर्जा ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। इनकी क्षमता हमेशा दोस्तों बहुत ही अधिक मानी जाती है, कभी समाप्त होने वाले नहीं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है दोस्तों। ये क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल, जो हमें प्रकृति से मिलती है। किससे मिलती है? प्रकृति से दोस्तों। हवा, सूर्य, पवन ऊर्जा, ये सारी एनर्जी हमें किससे मिलती है, नेचर से मिलती है। नेचर हमें प्रदान करता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा मिली हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन ही नवीकरणीय संसाधन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब अनवीकरणीय साधन की बात की जाए दोस्तों, तो और थोड़ा सा बात की जाए नवीकरणीय की। नवीकरणीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। जैसा मैंने कहा ना, प्राकृतिक से, अपने नेचर से प्राप्त होती है और उससे उत्पन्न होती है, और लगातार भरपाई इसकी की जा सकती है, लगातार इसकी भरपाई की जा सकती है। हम अच्छे ऊर्जा को उन ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसे अच्छे ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छे ऊर्जा यानी कि जो कभी समाप्त न हो दोस्तों। और नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं, सूरज की रोशनी, पानी, हवा, ज्वार, भूपापी गर्मी और बायोमास दोस्तों। यानी कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती दोस्तों। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अक्षय ऊर्जा है, आपसे पूछेगा कि अक्षय ऊर्जा है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है। ऑप्शन दे दिया दोस्तों, पहला ऑप्शन दे दिया कोयला, कोयला, दूसरा ऑप्शन दे दिया दोस्तों आपको लकड़ी, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको पवन, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। दोस्तों क्या होगा, लकड़ी की जगह पेट्रोल लिख लीजिए, पेट्रोल लिख लीजिए, डीजल। तो ये क्या है दोस्तों, इससे पूछिए अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा यानी कि जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है। कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बिल्कुल पवन होगा। क्या होगा, पवन। क्योंकि पवन ऊर्जा दोस्तों, जो पवन ऊर्जा मिलती है हमें, हवा से मिलती है। किससे मिलती है? हवा से मिलती है, जो कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए पवन ऊर्जा में हमारे भारत का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत का पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है दोस्तों, 4th स्थान है। तो दोस्तों ये कभी नहीं समाप्त हो, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा, कुछ उदाहरण नवीकरणीय ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। क्या करती है? नवीकरणीय, जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, जैसे सूर्य की रोशनी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जो हमें नेचर से प्राप्त होती है दोस्तों, वो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं
ये आपके दोस्तों यानी स्टडी 91 पे दोस्तों कुछ पुस्तकें दी गई हैं अपनी हिंदी वीडियो पेट को, वो पेट बुक RO की लेखपाल की फ्री डिलीवरी है दोस्तों। नंबर भी दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गई, आपकी बायोमास एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई, वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा हो गई। ये क्या है दोस्तों? ये रिन्यूएबल एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिन्यूएबल एनर्जी का, जो हमें नेचर से मिलती है। किससे मिलती है? नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। अब बात की जाए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों, जो कि नष्ट हो सकती है, जैसे कोयला है दोस्तों, न्यूक्लियर है, नेचुरल गैस है दोस्तों, तो ये फ्यूल है दोस्तों, डीजल है, पेट्रोल है, तो ये क्या होती है? ये समाप्त भी हो सकती है दोस्तों। यानी कि ये माना जाता है जो ये डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, ये हमें प्राकृतिक यानी बहुत साल पहले जब पेड़ और दोस्तों जो जीव थे, जंतु थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो धरती के नीचे दब गए और उनके उच्च ताप से डीजल बना, कोयला बना, तब दोस्तों ये हमें प्राप्त हुए। अगर दोस्तों इनका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। पर हमारा जो ये ऊर्जा है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये नहीं खत्म हो सकती क्योंकि ये हमें नेचर से मिलती है। पर ये जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है दोस्तों, ये खत्म हो सकती है, इसे समाप्त हो सकती है। इसलिए इसे हमें दोस्तों सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। और जानते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों थोड़ा सा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में जान लीजिए पहले। रिन्यूएबल के बारे में, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा। किससे? सूर्य से प्राप्त होती है जो ऊर्जा, वो क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा, पवन वेग से जो हमें प्राप्त होती है दोस्तों, वो क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा होती है। लहर ऊर्जा, समुद्र या नदी की लहरों से जो हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, वो क्या कहलाती है दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। ज्वार ऊर्जा, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की घटनाओं के दौरान समुद्र में जो ज्वार उत्पन्न होता है, वो भी ऊर्जा हमें क्या कहलाती है? यह नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की सतह के अंदर की गर्मी से उत्पन्न होती है। जो भूतापीय ऊर्जा होती है वो किसकी? पृथ्वी की सतह गर्मी से अंदर उत्पन्न होती है दोस्तों। और अनवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, जिसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। जो अनवीकरणीय ऊर्जा होती है दोस्तों, वो क्या होती है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा। जो मैंने नहीं, जो जीवाश्म होते हैं हमारे जीव जंतुओं के नीचे दब जाते हैं, फिर दोस्तों वो बन जाते हैं, जैसे कोयला बन गए, कच्चा तेल बन गए, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम बन गए। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से जीवाश्म है दोस्तों, ठीक है। और भारत विश्व स्तर पर स्थापित जल विद्युत क्षमता के मामले में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी बताया गया। तो ये चीज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप जान गए होंगे। और अनवीकरणीय संसाधन और अच्छे से अगर जानते हैं तो आइए जानिए। अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में है। कितने? सीमित मात्रा में। जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, ये क्या? सीमित मात्रा में। इनका हमें सोच समझ के खर्च करना है, तो नहीं तो आने वाली पीढ़ी, सोचिए जब कोयला नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो क्या स्थिति होगी दोस्तों। तो इसीलिए हमें इसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और उनके नवीकरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि इसको बनने में, नवीकरण करने में दोस्तों हजारों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए दोस्तों, जो जीवाश्म होते हैं जीव जंतुओं के और पेड़ पौधे जब दबाए जाएंगे, फिर कई हजारों वर्ष बाद वो दोस्तों कोयला बनेंगे, डीजल बनेंगे, वो बनेंगे, तो कितना समय लगेगा दोस्तों। ये चीज है। और उदाहरण के लिए जैसे कोयला, पेट्रोलियम यदि पूर्ण रूप से बाहर निकाल लिए जाते हैं तो उनके उत्पन्न करने में लगभग 10 लाख वर्ष लग जाते हैं। सोचिए 10 लाख वर्ष लग जाए, कितना समय लगेगा दोस्तों फिर से हमें ये यानी कि अनवीकरण संसाधन प्राप्त करने के लिए, अनवीकरण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अच्छे संसाधन या गैर पारंपरिक, और इसके बारे में जानते हैं। वे संसाधन जो अच्छा संसाधन या गैर पारंपरिक भी कहा जाता है दोस्तों, यानी वे संसाधन जो स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं या बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, वो नवीकरणीय या गैर पारंपरिक संसाधन भी कहा जाता है। यानी नवीकरणीय को दोस्तों क्या कहा जाता है? गैर पारंपरिक साधन भी कहा जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। नवीकरण संसाधन को प्राकृतिक रूप से और अपेक्षाकृत कम समय में फिर से भरा जाता है। यह असीमित मात्रा में होता है। मैंने बताया ना दोस्तों, ये नवीकरण यानी कि आपका असीमित मात्रा में होता है।
क्योंकि ये हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। जो एनर्जी है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। बताइए सूर्य की रोशनी कभी समाप्त हो सकती है? कभी बताइए ये वेग जो हवा है ये कभी समाप्त हो सकती है? ये चीजें कभी नहीं समाप्त हो सकती दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ, मात्र 999 रुपए में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कम कार्बन उत्सर्जन है और इसलिए पर्यावरण के अनुकूल है। उदाहरण के लिए मृदा, जल निकाय, सूर्य, सौर ऊर्जा, पवन ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापी, वन, पहाड़, वन्यजीव, वायुमंडलीय संसाधन आदि। दोस्तों ये कभी भी नष्ट होने वाले नहीं, कभी भी समाप्त होने वाले नहीं। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, गैर नवीकरणीय संसाधन या पारंपरिक संसाधन, जिसे पारंपरिक संसाधन भी कहा जाता है या गैर नवीकरणीय संसाधन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पारंपरिक संसाधन भी कहा जाता है। जिन स्रोत को नष्ट किए जाने के बाद उन्हें बदला या पुनः उपयोग किया जा सकता है उन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि ये सीमित संसाधन है और बनाने के लिए लाखों वर्षों का उपयोग लगता है, इनका उपयोग सीमित रूप से किया जाता है, यानी इन्हें बनाने में हमें क्या करें, लाखों समय लग सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका क्या हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा अधिक है दोस्तों। जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, एलपीजी हो गए, बैटरी हो गए, सेल गैस, ये सब क्या है दोस्तों? आपके अनवीकरण है दोस्तों, यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन है या पारंपरिक संसाधन है, जो कि दोस्तों अगर हम सही से यानी कि यूज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये खत्म हो जाएंगे दोस्तों। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये क्या है, ये चीज। अब मुझे नहीं लगता कि आपको दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय में वो होगा, कंफ्यूजन होगा, या पारंपरिक या गैर पारंपरिक, ये भी एनर्जी आप समझ चुके होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा का क्षमता रखता है। मैंने अभी आपको बताया कि पवन ऊर्जा में हमारे जो भारत है, देश है, इंडिया का कैसा स्थान है? चौथा स्थान है दोस्तों। सोचिए, राजस्थान में भारत का भादला सोलर पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों। राजस्थान का दोस्तों जो सोलर पार्क है, भादला सोलर पार्क, वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क माना जाता है। और केरल की जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है दोस्तों, सियाल विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। सोचिए, कोचीन में दोस्तों जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है वो दोस्तों हवाई अड्डा पूरी तरह से सोलर लाइट पे है, यानी सौर ऊर्जा पे दोस्तों। सोचिए वो है, क्या बात है। नेक्स्ट दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोयला, गैस, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के बाद परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली पैदा करने का पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है। कितना? पांचवा बड़ा सबसे स्रोत है दोस्तों हमारा भारत बिजली उत्पन्न करने में। तो ये चीज है, भारत में घरेलू यूरेनियम भंडार छोटा है और देश अपने परमाणु ऊर्जा उद्योगों को ईंधन प्रदान करने के लिए अन्य देशों से यूरेनियम आयात पर निर्भर है। दोस्तों अन्य देशों से हमें यूरेनियम लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। यूरेनियम अगर हमें दोस्तों मिल जाएगा तो हमारी ऊर्जा का स्रोत और भी बढ़ जाएगा। और 1990 के दशक से रूस भारत के परमाणु ईंधन का प्रमुख आपूर्ति करता है। रूस के माध्यम से दोस्तों हमें परमाणु ऊर्जा की भी प्राप्ति होती रहती है, 1990 से हो रही है, ये चीज है। ये दोस्तों वीडियो ग्राम आकाश का नया बैच प्रारंभ हो गया है, महाबचत ऑफर, मात्र 1299 रुपए में। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत अंतर। अब दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो अब और समझ में आ जाएगा। अंतर आ गया है दोस्तों, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में अंतर। दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ये पृथ्वी में दबे लाखों वर्ष पूर्व के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन तथा लकड़ी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये किसके होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत माने जाते हैं दोस्तों। और जो सूर्य होते हैं, पवन, जल, जैव मात्रा, परमाणु भट्टी, महासागर, भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा स्रोत क्या मानते हैं? ये गैर परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? गैर परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। और आइए जानते हैं, इन स्रोतों का हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि प्रयोग के साथ साथ ये समाप्त होते जाते हैं। और इन स्रोतों का जो हम बार बार प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है क्योंकि ये जल्दी समाप्त नहीं होंगे। ये स्रोत सीमित हैं। ये स्रोत क्या है? असीमित है। जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये क्या असीमित है दोस्तों, ये कभी सीमित नहीं है, समाप्त नहीं हो सकती। पर पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होते हैं? समाप्त हो सकते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत को क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय कहा जाता है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को क्या कहा जाता है दोस्तों? नवीकरणीय
होते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है, नवीकरणीय कहा जाता है। उदाहरण आपका पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी होता है। और इसका उदाहरण सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा होता है दोस्तों। और आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, सारी चीजें आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ गई होगी दोस्तों। और दोस्तों थोड़ी जानकारी लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन का नाम और स्थान। दोस्तों परमाणु ऊर्जा की में अगर बात की जाए तो कारापार परमाणु बिजली घर 1993 ईस्वी में कहाँ है स्थित है, गुजरात में। दोस्तों ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। कपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है, ये 1984 में तमिलनाडु में दोस्तों, कहाँ पे है, 1984 तमिलनाडु में है। और नरोरा परमाणु बिजली घर ये 1991 में कहा, उत्तर प्रदेश में है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नरोरा परमाणु बिजली घर कहाँ है, कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये 1900 उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। रावत भाटा परमाणु स्टेशन कहाँ है, 1975 में, ये दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। तारापुर परमाणु बिजली घर कहाँ है दोस्तों, 1969, यह महाराष्ट्र में है दोस्तों। और कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, ये 2002 तमिलनाडु में। दोस्तों ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित स्टेशन थे, उनके बारे में भी जानना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा देखने को मिलते हैं दोस्तों, चाहे सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का हो दोस्तों। तो ये आपके सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट सब में दोस्तों बहुत ही काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जानते हैं कि 1897 में सिद्रापुर, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थापित 130 किलोवाट की क्षमता वाली एक परियोजना भारत में पहली जल विद्युत स्थापना की गई थी दोस्तों। पहली जल विद्युत स्थापना कब की गई थी, 1897 ईस्वी में दोस्तों। कहाँ पे, सिद्रपोंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में ये थी दोस्तों। और भारत में सबसे बड़ा पावर प्लांट कोयले की अगर बात की जाए, कोयला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की है, जिसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, 1960 MW है। कितनी है, 1960 MW है, सोचिए। और यह महाराष्ट्र के कहां पे है, ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में पाटन के पास कोयना नदी के पास स्थित है। कहां पे है दोस्तों, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी यानी महाराष्ट्र यानी मुंबई है, हाँ, कि सतारा जिले में पाटन के पास कोयना नदी के पास स्थित है दोस्तों, ये सोचिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर जल परियोजना बांध नदी राज देखी जाए तो दोस्तों जो जल परियोजना बांध है, श्रीशैलम बांध नागार्जुन सागर कहाँ पे है, कई बार पूछा जा सकता है, कृष्णा नदी पे दोस्तों, यानी नागा अर्जुन यानी कि अर्जुन का संबंध किससे है, कृष्णा से। एक बहुत अच्छी ट्रिक दोस्तों, अर्जुन का संबंध किससे, कृष्णा से। पूछे नागा अर्जुन कहाँ पे स्थित है, तो बताइए तुरंत, कृष्णा नदी पे। नागार्जुन जल परियोजना बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पे, याद हो गया होगा दोस्तों आपको। राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, गोदावरी। कहाँ पे दोस्तों, गोदावरी। और महाराष्ट्र कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र। निजाम सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, ये भी दोस्तों कहाँ, गोदावरी। और कहाँ, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पेन्ना अहिल्यानयम जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे, पेन्नर, यानी राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। मेदुर जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ, कावेरी, कहाँ राज्य है, तमिलनाडु दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपके यूजी नेट का फर्स्ट पेपर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूजी नेट का, वो दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। ये यूजी नेट का फर्स्ट पेपर, आइए दोस्तों, तो ये था दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों परमाणु संयंत्र के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, परमाणुओं के बारे में दोस्तों। परमाणु संयंत्र का नाम बात कीजिए, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों, ये है कलपक्कम में। कहाँ पे है, कलपक्कम में। कौन से राज्य में स्थान है, कलपक्कम राज्य है दोस्तों क्या, तमिलनाडु। कहाँ पे है, तमिलनाडु दोस्तों। अब बात करते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दोस्तों। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों, ये कहाँ पे है स्थान, तारापुर में है। कहाँ पे, तारापुर में है। ये राज्य कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पे है दोस्तों, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों, ये कैगा में, कहाँ पे है, कैगा में है। और ये कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है,
अब बात करें कारापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, स्टेट पूछ सकता है या स्थान भी पूछ सकता है, कि पूछ सकता है आपको बताइए कारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, या तो स्थान पूछ लेगा दोस्तों या आपसे स्टेट पूछ लेगा, दो में से एक जरूर एग्जामिनर पूछ सकता है। इसलिए दोनों जानकारी रखे रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काकरपारा में है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कहां पे है ये काकरापार? आपका गुजरात में है दोस्तों। कहां पे है ये? गुजरात में पाया जाता है। कहां पे? गुजरात राज्य में है दोस्तों। अब राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान नाम ही से पता चल रहा है, अगर ये आ गया तुरंत राजस्थान, स्थान राज्य तो राजस्थान है, पर स्थान पूछ सकता है इसको कि भाई ये कहां पे, कौन से स्थान पे है, तो ये आपके रावत भाटा। कहां पे दोस्तों? रावत भाटा में है दोस्तों। कहां पे है? रावत भाटा में। नेक्स्ट परमाणु संयंत्र की अब बात करते हैं दोस्तों, तो कारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? 1993 में दोस्तों कहाँ पे स्थान था इसका? गुजरात में। कहाँ पे था? गुजरात में था। और कल्पक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र 1984 में ये कहाँ पे खोला गया? ये आपका तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ पे ये वो हुआ? तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई। और नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र 1991 में दोस्तों कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अपने उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लीजिएगा। ये कारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आ चुका है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? ये तो राजस्थान में है, नाम से ही पता चल रहा है, 1973 ईस्वी में। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 में दोस्तों, ये कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है, ये भी दोस्तों आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और कुंडलपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? 2013 में ये तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे दोस्तों कौन सा ऊर्जा संयंत्र है, इनके बारे में आपने जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दो बार इसको पढ़ेंगे तो आप याद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा उठाए जाते हैं, चाहे वो सी-टेट हो या यूपी-टेट हो। और मैंने आपको बताया दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि अच्छे ऊर्जा है, कैसे है, क्या है, पवन है, डीजल है, क्या है, तो ऐसे भी उससे क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। पर आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप बता पाएंगे दोस्तों कि भाई कौन सी अच्छी ऊर्जा कौन सी होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है। तो इसके बारे में जब आपको पता रहेगा दोस्तों तभी आप बता पाएंगे कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ ये एनर्जी इसको कहते हैं, ये एनर्जी इससे करते हैं, तो आप सही से बता पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों अब सी-टेट हुआ या यूपी-टेट हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताइए कि आपसे ये नहीं पूछेगा सौर ऊर्जा बताइए कौन सी एनर्जी, तो आपसे सीधा सीधा नहीं बताइए सौर ऊर्जा कौन सी है, पवन चक्की कौन सी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा कौन सी वो होती है, पेट्रोल कौन सी ऊर्जा है, ये सीधा सीधा उन्हें कुछ घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो इसलिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही आपके लिए जरूरी है दोस्त। तो एक बार दो बार ये वीडियो आप देखेंगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, तभी दोस्तों शेयर करिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और फिर दोस्तों बातें होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।